जय हिंद जय हिंद जय हिंद सभी को। जय हिंद। मैं आर्यन चौधरी आपका स्वागत करता हूं रफाल क्लासेस पे एक नए तड़कते फड़कते टॉपिक के साथ में मिडीवियल हिस्ट्री ऑफ भारत। मिडीवियल हिस्ट्री ऑफ भारत यानी कि जो मध्यकालीन भारत रहा था हमारा। मैं हूं आरएमएस कैडेट आर्यन चौधरी और आपका फिर से स्वागत करता हूं रफाल क्लासेस पे। रफाल क्लासेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल प्लस लाइव क्लासेस की वीडियोस प्रोवाइड करवाए जाते हैं। जो हमारी क्लासेस हैं उनके कुछ टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल भी बनाए गए हैं जिन पे कि आपको क्लासेस की लिंक प्लस स्टडी नोट्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड आंसर्स मिल जाएंगे। तो मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ और बिना कोई देरी के मैं शुरू करता हूँ आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है मिडीवियल भारत। मिडीवियल भारत बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसके अंदर हमें बहुत सारे रूलर्स के बारे में पढ़ने को मिलता है। लेकिन मिडीवियल भारत के इसका टॉपिक का मतलब क्या है? मिडीवियल का मतलब क्या है? मिडीवियल यानी कि मिडल, क्योंकि मिडीवियल अर्थ है यानी कि मिड दिख ही रहा है MED, यानी कि यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि मिडल के बारे में कुछ बात कर रहे हैं। तो मिडीवियल यानी कि मिडल, तो मिडल क्या हो सकता है? मिडीवियल एज यानी कि मिडल, तो मिडल एज होगा। तो मिडल एज यानी कि ये डिपेंड करता है कि जब एक जिस जमाने के अंदर लास्ट हिंदू रूलर्स ने रूल किया, प्लस दिल्ली के अंदर जो जितने भी रूलर्स थे उन्होंने अपनी कैपिटल बनानी शुरू कर दी। उसी के बाद में उस समय फॉरेन इन्वेजन्स भी बढ़ने लग गए थे, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक, ये मोहम्मद घोरी, ये सब हमारे भारत के अंदर इन्वेजन करना शुरू कर दिया था। इसी के बाद में हमने कई सारे रूलर्स को भी हमारे खोया था इन्हीं के चाल कपटों के कारण। लेकिन हमारे रूलर्स जो कि राजपूत रहे, या फिर हम ले लेते हैं जाट रूलर्स, या फिर हम देखते हैं चोला रूलर्स जो कि बहुत महान रहे थे, वो आते हैं मिडीवियल भारत की एज के अंदर। तो हम देखते हैं मिडीवियल भारत क्या था। तो चलिए पढ़ना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आए थे राजपूत रूलर्स, जिनके अंदर जो राजपूत रूलर्स थे वह डिवाइडेड थे पालास के अंदर, गुज्जर के अंदर, पृथ्वीहारा के अंदर। और जो राष्ट्रकूटास थे उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी थी कन्नौज के लिए यूपी के अंदर। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, कई बार एग्जाम में भी आता है। उसी के बाद में ये एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का फाउंडर कौन रहा था। तो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का फाउंडर रहा था दांती दुर्गा। तो दांती दुर्गा मतलब कि दांती दुर्गा एक महान किंग रहे थे, प्लस फाउंडर भी तो रहे, रहे थे, लेकिन एक महान किंग रहे थे जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया था अपनी राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के लिए। इसी के बाद में जो गुज्जर किंग हुआ करते थे, जो कि ये कैटेगरी में आते थे गुजरों की, उन्हीं के अंदर एक रूलर थे मिहिर भोज, जिन्हें की सबसे ग्रेटेस्ट रूलर भी माना जाता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट MCQ आ जाता है कई बार एग्जाम्स में। इसी के बाद में हमने विजय स्तंभ जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर है, और इसे अब बनवाया गया था राणा कुंभा के द्वारा। राणा कुंभा ने एक फोर्ट भी बनवाया चित्तौड़गढ़ के अंदर और विजय स्तंभ भी बनवाया था चित्तौड़ के अंदर। ये एक मेवाड़ के राजस्थान के अंदर बहुत ही बलशाली रूलर रहे थे। ये जो रूलर थे ये राजपूत डायनेस्टी से ऑफ कोर्स बिलोंग करते थे। इसी के बाद में ये एक महान रूलर, राजपूत रूलर की मैं पिक्चर लेके आया हूँ, महाराणा प्रताप, जिनके बारे में कई लोगों ने सुना होगा, और जिन्होंने नहीं सुना तो मैं उन्हें एक कहानी बताना चाहता हूँ कि जब हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी अराउंड 1560, जिसके अंदर 1560 AD
के अराउंड हुई थी। 1560 से 1570 के बीच के अंदर लड़ाई हुई थी हल्दी घाटी की। उसी के अंदर महाराणा प्रताप अपने सेना के साथ में, जो कि लगभग बहुत ही अकबर की सेना के मुकाबले बहुत ही छोटी थी, जिसके अंदर उन्होंने 100ली ये युद्ध 90% जीत लिया था। 95% उन्होंने ये युद्ध जीत लिया था, ये वॉर जीत ली थी। लेकिन बिकॉज उनके पास में कम सैनिक थे, इसी कारण उन्हें हारा हुआ माना गया। आज भी माना जाता है जो हल्दी घाटी है जहाँ पे युद्ध लड़ा गया था, वहाँ की मिट्टी आज भी येलो यानी कि पीले रंग की हो रखी है खून के कारण, क्योंकि इतना खून बहा था उस दिन कि नदियाँ चल गई थी वहाँ पे खून की। वहाँ की मिट्टी आज भी येलो यानी कि पीली हो रखी है इसी के कारण। यह है महाराणा प्रताप, महान महाराणा प्रताप राजपूत रूलर। इसी के बारे में हम पढ़ते रहे, आगे पढ़ेंगे। इसके बाद में हम पृथ्वीराज चौहान, जो कि एक बहुत ही फेमस रूलर रहे थे और हैं भी। इनके ऊपर एक पिक्चर भी बनी अक्षय कुमार की, पृथ्वीराज चौहान। लेकिन सम्राट पृथ्वीराज चौहान ज़रूर आप देख सकते हैं, आपको कुछ नॉलेज मिलेगा। हाँ, वो बात अलग है, कुछ बातें मिसलीडिंग भी हो सकती हैं, लेकिन उतना ध्यान ना दें, ज़्यादा विश्वास बुक्स के ऊपर करें। तो पृथ्वीराज चौहान ने फर्स्ट बैटल लड़ी थी तराइन की 1191 एडी के अंदर, जिसमें कि मोहम्मद गौरी, जो कि अफगान रूलर थे, उन्होंने 1191 एडी के अंदर लड़ने आए थे पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज चौहान से लड़ते टाइम पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बहुत ही शर्मनाक तरीके से हराया था। उसी के बाद में अगले ही साल 1192 एडी में मोहम्मद गौरी से लड़ाई फिर से लड़ी, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, जिसके अंदर छाल और कपट यूज का प्रयोग कर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान से यह युद्ध जीत लिया। लेकिन यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे क्योंकि उन्होंने आंखें बंद क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को जब अफगानिस्तान ले जाया गया तो मोहम्मद गौरी ने उनकी आंखों के अंदर वो कोयले जैसा कुछ डाल दिया था, जिससे कि उनकी आंखें जल गई थी। वह अंधे हो चुके थे, फिर भी उन्होंने आंखें बंद करके ऐसा तीर मारा कि वो सीधा जाके मोहम्मद गौरी के दिल में लगा, जिससे कि वहीं पृथ्वीराज चौहान के साथ ही उनकी भी मौत हो गई। उसी के बाद में चंद्रप्रदई, जो कि कोर्ट पोएट थे पृथ्वीराज चौहान के, जिन्होंने बता दिया था कि 1192 एडी के अंदर पृथ्वीराज चौहान की मौत होगी, क्योंकि वह एक माना जाता है कि एस्ट्रोलॉजर के साथ एक भविष्यवाणी करने वाले भी थे। उन्होंने पृथ्वीराज रासो भी लिखी थी, जिसके अंदर उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के बारे में सब कुछ लिखा है। पृथ्वीराज चौहान ने जो तोमर रूलर्स थे उनके साथ में मिलकर दिल्ली में सबसे पहली कैपिटल यानी कि अपनी राजधानी बसाई थी दिल्ली के अंदर। उसी के बाद में ये है पृथ्वीराज चौहान, महान पृथ्वीराज चौहान, सम्राट पृथ्वीराज चौहान। तो जो पृथ्वीराज चौहान है आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर। इसी के आगे हम देखते हैं चोला अंपायर। तो जो चोला थे वो अंपायर जो था वो था साउथ के अंदर था, यानी कि वहाँ पे जो मुगल एम्पायर्स थे वो लास्ट तक राज नहीं कर पाए थे। औरंगजेब के टाइम में जो सबसे ज़्यादा एम्पायर फैला था, उसमें भी वह पूरा का पूरा सक्सेस नहीं ले पाया था साउथ को हासिल करने में, जस्ट बिकॉज ऑफ ये चोला एम्पायर। अब जो चोला एम्पायर था उसके फाउंडर थे विजयाला, जो कि फेमस रूलर भी रहे थे। उसी के बाद में राजा वन, जो कि फेमस रूलर रहे थे चोला एम्पायर के, उन्होंने बृहदेश्वर टेम्पल बनाया तंजौर के अंदर, जो कि साउथ के अंदर ही है तंजौर। उसके बाद में लोकल सेल्फ गवर्नेंस, जो कि पंचायत हम आज भी देखते हैं, पंचायती राज, जो कि सबसे पहले राजस्थान में लगाया गया था 1951 के अराउंड ऑन दी 2 अक्टूबर आई थिंक।
लगाया गया था राजस्थान के अंदर, नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पंचायत राज। यही सबसे पहली बार चोला अंपायर के द्वारा शुरू किया गया था। और ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू भी बनता है। जो भी मैं लिखवाता हूँ ना, ये एमसीक्यू जो भी मतलब कि इम्पोर्टेंट बनता है, मैं बोलता हूँ, आप या तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उसे लिख लीजिएगा, या फिर ये क्लास रिकॉर्डेड होती है तो आप उसे वापस से भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो है ना, ये इम्पोर्टेंट है। इसी के बाद में जो चोला थे वो पहला किंगडम बना था जिनके पास में एक स्ट्रांग नेवी थी। माना जाता है कि संभाजी ने क्या कहते हैं, नेवी के फादर माना जाता है छत्रपति शिवाजी को। लेकिन चोला अंपायर के पास में उससे पहले भी स्ट्रांग नेवी रही थी। राजेंद्र वन, जो कि बहुत ही फेमस रूलर थे, उन्होंने अपना जो गंगा के जो कि नॉर्थ के अंदर जो हिस्सा है उसको जीतने के बाद में उन्होंने अपना नाम रखा था गंगाई कोंडा चोला, यानी कि वह गंगा के ऊपर जीत हासिल कर चुके हैं। इसी के बाद में जो कंबन है, उन्होंने जो वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण लिखी थी उसे ट्रांसलेट किया था इन्हीं के रीन के अंदर, रामायण को तमिल के अंदर। तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और जैसा कि मैंने बताया था, बृहदेश्वर टेम्पल जो कि राजा वन ने बनाया था, उसकी पिक्चर भी आपके सामने है। बृहदेश्वर टेम्पल बहुत ही सुंदर टेम्पल है। इसी के बाद में जो कि इस्लामिक इन्वेजन शुरू हो गया था इंडिया में, जिससे मिडीवल इंडिया की शुरुआत हो ही गई थी लगभग, जिसके अंदर फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर आए थे जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, जो कि लगभग 1712 एडी में आए थे। उसके ही बाद में मतलब लगभग कुछ 1028 एडी के लगभग एक नया अफगान रूलर आया जिसने कि 17 बार सोमनाथ टेम्पल को लूटा। गुजरात के अंदर है जो, उसके अंदर उसने कई बार तबाही की, जिसका नाम था मोहम्मद गजनवी। इसी के साथ आया था मोहम्मद घोरी, जिससे पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई हुई थी और जिससे कि पृथ्वीराज चौहान आखिर में हारे थे। वह भी अफगानिस्तान के ही थे। अल बैरूनी, जो कि एक बहुत ही फेमस राइटर हैं थे, उन्होंने किताब लिखी थी किताबुल हिंद, जिसमें कि उसने इंडिया के बारे में, यानी कि भारत के बारे में मेंशन किया था। अल बैरूनी मोहम्मद घोरी के साथ में आए थे। उसी के टाइम में जो बख्तियार खलजी यानी कि जो खिलजी डायनेस्टी, यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, जो बख्तियार खिलजी जो खिलजी डायनेस्टी के एक रूलर थे, उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया, जो कि सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी थी वर्ल्ड की, सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी थी वर्ल्ड की, जिसमें कि चाइनीज पिलग्रिमेज आया करते थे पढ़ने के लिए। इसी के बाद में आप देख सकते हैं ये एक सोमनाथ टेम्पल की पिक्चर, कितना ही सुंदर टेम्पल है ये। तो टेम्पल के ऊपर इतना ध्यान देते हैं। इसी के आगे, पिक्चर के आगे हम चलते हैं। दिल्ली सल्तनत, यानी कि एक ऐसा समय जब दिल्ली को राजधानी यानी कि कैपिटल बनाना शुरू कर दिया। जो आपको ये रेड कलर से दिख रहा है मैप के ऊपर, यह वह इलाका है जहाँ पे रूलर्स ने अपने अपने कैपिटल्स बनाई और उसके बाद में अपनी मेन कैपिटल को दिल्ली में शिफ्ट कर दिया। इसी के बाद में दिल्ली के अंदर लगभग कई सारी डायनेस्टीज आई थी, जिसके अंदर मेनली सबसे पहली डायनेस्टी जो थी वो थी स्लेव डायनेस्टी, जो कि 1206 के अंदर आई थी, 1206 एडी के अंदर। इसके जो फाउंडर थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। उन्हीं के स्लेव थे इल्तुतमिश, जिनकी बेटी रजिया सुल्तान थी। जो ऐबक थे उन्होंने
कुतुबुद्दीन ऐबक ने अलाउद्दीन का झोपड़ा बनाया था अजमेर के अंदर, राजस्थान। उसी के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श का भी नाम दिया गया था, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों को बख्शा था जो कि उनके लिए गलत काम कर रहे थे। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो चौगन यानी कि पोलो खेलते हुए मर गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की याद में कुतुब मीनार का कंप्लीट जो कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया था वो उसको कंप्लीट करवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। जो मंगोल रूलर था गंगीज खान, उसने इल्तुतमिश के समय इन्वेड किया था इंडिया को फर्स्ट टाइम में। जो चहलगनी थी वो इल्तुतमिश के द्वारा सेट की गई थी, एक कमिटी जिसके अंदर 40 स्लेव्स को अपॉइंट किया गया था कोर्ट को संभालने के लिए। जो रजिया सुल्तान, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, फर्स्ट वुमेन रूलर थी इंडिया के, और लास्ट भी वही थी, इल्तुतमिश की बेटी, जिसे कि उसी के भाई ने फिर मार भी दिया था। बलबन उसी का भाई था जिसने उसे मार दिया था। बलबन जो था वो सबसे लास्ट रूलर रहा था स्लेव डायनेस्टी का। ये कुतुबुद्दीन ऐबक की एक पिक्चर। इसी के बाद में खिलजी डायनेस्टी आई 1290 के अंदर, 1290 एडी के अंदर, जिसमें कि जलालुद्दीन खिलजी जो कि इसके फाउंडर थे। उसी के बाद में अलाउद्दीन खिलजी जो कि इसके एक रूलर थे, जिन्हें मतलब कि लगभग क्रूएल्टी की पीक पे ही माना जाता है औरंगजेब के तरह, जिससे हम रिलेट कर सकते हैं। जिस टाइम वो पद्मावती मूवी बनी थी वो भी अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर ही बनी थी, क्योंकि उन्होंने जो जौहर किया था उसका रीज़न भी अलाउद्दीन खिलजी ही थे। अलाउद्दीन खिलजी ने दाग और चेहरा टैक्स का एक सिस्टम चालू किया, जिसके थ्रू वो जितने भी पिलग्रिमेज साइट्स होती थी उन सभी के ऊपर टैक्स लिया करते थे। अलाउद्दीन ने अलाई दरवाज़ा बनाया कुतुब मीनार के सामने, और उसी के बाद में अमीर खुसरो जो कि हिंदी के माने जाते हैं कि फाउंडर यानी कि थे, और साथ ही तबला के भी फाउंडर उन्हीं को माना जाता है, जिन्हें कि टोटाई हिंद भी बुलाया जाता है। वो एक फेमस कोर्टियर थे इसी समय। जो खिलजी डायनेस्टी थी, इसी समय जो मार्केट कमोडिटीज़ यानी कि जो मार्केट में सामान मिलता था उन सभी के प्राइसेस फिक्स थे। अगर कोई भी आदमी या फिर कोई भी व्यापारी इन्हें बढ़ाता तो उसे सज़ा मिलती और कुछ टैक्स भी लगाए जाते थे। यह है अलाउद्दीन खिलजी की एक पिक्चर। इसके बाद में तुगलक डायनेस्टी आई जो कि 1320 यानी कि 1320 एडी से रही थी लगभग कुछ 414 एडी तक। इसके अंदर जो फाउंडर रहे थे तुगलक डायनेस्टी के वह थे गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक बहुत ही नासमझ भी थे, जो कि उन्होंने अपना जो जितना भी किंगडम था उसे मोहम्मद बिन तुगलक को ट्रांसफ़र कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक वाइस फुलेस्ट किंग इन्हें कहा जाता है। ये ऐसा एक रूलर था जिसे अकल होते हुए भी ना अकल थी। सबसे कह सकते हैं कि हम सबसे गधा रूलर यही था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी दिल्ली से देवगिरी तक अपनी जो कैपिटल थी उसे शिफ्ट की, और उसी के बाद में इसे वापस से रिवर्स कर दिया। मतलब कि इतना जो खर्चा हुआ, जो लोग गए वहाँ पे, उसके अंदर इतना उन्हें परेशानी हुई, उसी को वापस से परेशानी की गई। लगभग 1 साल बाद में उसने फिर से चेंज कर दी। जो इब्न बतूता थे, एक फॉरेनर जिन्होंने बुक भी लिखी है इंडिया के ऊपर, वह इसी के टाइम पे आए थे, इसी के कोर्ट में। फिरोज शाह तुगलक जो कि इसी के बाद में एक नए बने थे रूलर, जो कि
जिनके अंदर समझ थी मोहम्मद बिन तुगलक से ज़्यादा। फिरोज शाह तुगलक को फिरोज शाह कोटला जो दिल्ली के अंदर एक जगह है वहाँ पे उन्होंने बनाया है। फिरोज शाह तुगलक ने कई सारी कैनाल्स भी बनाई थी, कई सारी सिटीज़ बनाई थी, और फिरोज शाह तुगलक ने जजिया लगा दिया था नॉन मुस्लिम्स के ऊपर, जो कि जितने भी नॉन मुस्लिम्स थे, यानी कि अगर वो कोई भी पिलग्रिमेज साइट जाते तो उन्हें सबसे पहले टैक्स भरना पड़ता था। इसी को अकबर के द्वारा हटा भी दिया गया था। इसी के बाद में आया तिमुर इलंग, जो कि एक फॉरेन इन्वेडर था, जिसने कि तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे 398 के अंदर उसने इन्वेड किया इंडिया को। तुगलक डायनेस्टी जो थी वह दिल्ली सल्तनत की लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी भी रही है। जो मोहम्मद बिन तुगलक है, जिसे कि वाइस फुलेस्ट किंग कहा जाता है, उसकी एक पिक्चर। उसी के बाद में आया सैयद डायनेस्टी, जो कि कुछ ही साल टिकी और इसके अंदर ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट था नहीं, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही पॉइंट लिखा है कि जो जिजर खान था उसने सैयद डायनेस्टी को फाउंड किया था, और इस सैयद डायनेस्टी से ज़्यादा कोई क्वेश्चंस भी नहीं पूछे जाते हैं। लोडी डायनेस्टी 1451 एडी के अंदर स्टैब्लिश हुई थी। बेहलोल लोडी जो इसके फाउंडर थे, उन्होंने ही अपना फर्स्ट अफगान डायनेस्टी थे। लोडी डायनेस्टी ये अफगानी रूलर थे जिन्होंने अपनी डायनेस्टी स्टैब्लिश की थी। सिकंदर लोडी जो कि सिटी ऑफ आगरा को जिन्होंने फाउंड किया था, वह भी इसी डायनेस्टी के एक रूलर थे। इन्होंने गज ही सिकंदर एक तरीके का टैक्स या फिर कह सकते हैं एक तरीके का सिस्टम निकाला था, जिसके अंदर लैंड मेजरमेंट्स के हिसाब से टैक्सेस लिए जाते थे। इसी के बाद में सिकंदर लोदी का पेन नेम रखा गया था गुलरुखी। इब्राहिम लोदी जो कि लास्ट सुल्तान भी रहे थे दिल्ली सल्तनत के, उन्होंने 1526 एडी के अंदर बाबर से पानीपत की फर्स्ट वॉर के अंदर हार पाई थी। इसी के बाद में आगमन हुआ, ये एक इब्राहिम लोदी की पिक्चर। इसी के बाद में आगमन हुआ मुगल एम्पायर का। मुगल एम्पायर के अंदर बाबर 1526 एडी से 1530 तक रहे थे, 4 साल, जो कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के अंदर बाबर और इब्राहिम लोदी ने लड़ी थी, जिसके बाद में बाबर ने अपनी डायनेस्टी को फाइंड किया। और इनकी ऑटोबायोग्राफी भी है तुज़ुकी बाबरी, जिसे कि टर्किश में लिखा गया है। बाबर जो थे वो पहले ऐसे आदमी थे या पहले ऐसे रूलर थे जिन्होंने वॉर्स के अंदर गन पाउडर को यूज़ किया, जिसे कि सिर्फ पर्शिया यानी कि आज के टाइम के ईरान में यूज़ किया जाता था उस टाइम। उन्होंने लगातार 4 साल 4 लड़ाई लड़ी और आखिरी लड़ाई में मर गए। इन्होंने बैटल ऑफ खानवा लड़ी 1527 के अंदर राणा सांगा के साथ। बैटल ऑफ चंदेरी लड़ी 1528 बाबर ने राजपूत रूलर मेदिनी राय के साथ में। और 1529 और 1530 के अंदर भी इन्होंने कुछ और लड़ाइयाँ लड़ी थी, लेकिन वह इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। 1530 के अंदर इनका शासन खत्म हुआ। जो रज़्मनामा है वह एक बुक लिखी गई थी, ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत इनटू उर्दू। इसी के बाद में यह एक बाबर की पिक्चर। हुमायूं जो कि इनके बेटे रहे बाबर के, जो कि पहले और आखिरी ऐसे रूलर थे जो कि एक फॉरेन इन्वेडर से इजीली हार गए थे। 1530 में वो बने, 1540 में हार गए। 1540 में वह शेरशाह सूरी से हारे कन्नौज के बैटल के अंदर। उसी के बाद में उन्होंने 1539 के अंदर शेरशाह सूरी से फिर से बैटल ऑफ चौसा लड़ी, और वह लाइब्रेरी के अंदर बुक्स पढ़ते हुए नीचे फिसल गए, और माना जाता है वह उस टाइम नशे की हालत में थे, उस कारण उनकी मौत हो गई। हुमायूं की जो टॉम्ब है वो हमीदा बानो ने बनाई थी दिल्ली में, और हुमायूं का जो ऑटोबायोग्राफी है हुमायूं नामा, वह लिखा था उनकी बहन गुलबदन बेगम ने। इसी के बाद में यह एक पिक्चर है हुमायूं की।
इसके बाद में शेरशाह सूरी, जो कि कुछ सालों के लिए हुमायूं के बाद में रूलर रहे थे। हुमायूं के बाद में जो शेरशाह सूरी थे, शेरशाह सूरी अफगान किंग थे जिनका असली नाम था फरीद। इन्हें जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो कि ब्रिटिशर्स ने शुरू किया था, जो कि हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाएंगे, उसकी शुरुआत कर दी थी शेरशाह सूरी ने। इसने ही जो आज हम रूपी करेंसी यूज़ करते हैं वही इसी ने इंट्रोड्यूस की थी। ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि पेशवार से कोलकाता की जो सबसे लंबी रोड थी, वह इसी ने बनाई थी। इसने पुराना किला भी बनाया है दिल्ली के अंदर। और शेरशाह की सूरी की जो टॉम्ब है वो है बिहार के अंदर, ससाराम के अंदर। इस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वह है शेरशाह सूरी की टॉम्ब कहाँ पे है, तो इसका सही उत्तर होगा ससाराम, बिहार। इसी के बाद में यह शेरशाह सूरी की एक पोर्ट्रेट। फिर आए 1556 के अंदर अकबर। अकबर जो कि माना जाता है एक बहुत ही अच्छे दिल के रूलर रहे थे। उन्होंने सेकंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी 1556 के अंदर हेमू के साथ में, जहाँ पे अकबर जीत गए थे। अकबर अपने कमांडर के साथ में बहरम खान के साथ में लड़ रहे थे उसी बैटल में। अकबर की उम्र उस टाइम लगभग 14 साल यानी कि 14 इयर्स थी। उन्होंने स्लेवरी और जजिया टैक्स को अबॉलिश यानी कि हटा दिया था 1564 एडी के अंदर। अकबर ने मैट्रिमोनियल अलायंस शुरू की राजपूतों के साथ में, जिनमें उनकी पहली पत्नी थी जोधाबाई, जो कि एक राजपूत किंग की बेटी थी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जो ऐसा मैंने बताया था 1576 के अंदर महाराणा प्रताप के साथ जो लड़ी थी, जिसके अंदर महाराणा प्रताप 90% वो बैटल जीत चुके थे। उसी के बाद में उन्होंने बुलंद दरवाज़ा बनाया था इसी की जीत की खुशी में फतेहपुर सिकरी के अंदर। और फतेहपुर सिकरी भी इन्होंने एक सिटी बनाई थी कि उनके अपनी गुजरात विक्ट्री के ऊपर। उसने आगरा फोर्ट भी बनाया था और इबादत खाना भी बनाया था। यही अकबर के जो कोट था, इसके अंदर थे फेमस नवरत्न, जो कि 9 ज्वेल्स भी कहा जाता है जिन्हें, जो कि इसके कोट में थे। इसकी पूरी लिस्ट, एक सेकेंड, हाँ, इसकी पूरी लिस्ट यहाँ पे मेरे पास में नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थे उनका मैंने लिखा है। इसकी पूरी लिस्ट अगली क्लास में मैं प्रोवाइड करवाऊँगा। मेरा ध्यान नहीं रहा, इसलिए मैंने सिर्फ जो लेकिन इम्पोर्टेंट थे वही लिखे हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर जो टोडरमल था वह था अकबर के नवरत्न के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर। जब्ती सिस्टम और दहसला सिस्टम अकबर ने ही शुरू किया था। मानसिंह था, वह था आर्मी कमांडर अकबर का। और तानसेन फेमस म्यूजिशियन भी था अकबर का। बीरबल था उसका प्राइम मिनिस्टर, जिसे कि बहुत ही वह अपना फेमस भी मानता था और बहुत ही चहीता था अकबर का। इसी के बाद में अरेबिक जो थी वो उसकी कोर्ट लैंग्वेज थी अकबर की। अकबर ने अबुल फजल जो उसका कोर्ट राइटर था, उसने लिखी थी अकबरनामा और आईनी अकबरी ऑटोबायोग्राफी जो उसकी थी। इसी के बाद में अकबर ने दीन इलाही शुरू किया, जिसके अंदर कि उसने सिर्फ वन रिलीजन की बात की थी, जो कि है पीस। उसी के बाद में उसने शुरू किया था तुलसीदास, जो कि इसके कॉन्टेम्पररी भी रहे थे अकबर के। उन्होंने रामचरितमानस लिखी थी उसी समय। इसी के बाद में यह एक अकबर की पिक्चर, अकबर के बेटे जहांगीर का असली नाम था सलीम, जिन्होंने अर्जन देव जो कि 5th गुरु था उसे एग्जीक्यूट यानी कि फांसी पर चढ़ाया था। इंग्लिश ट्रेवलर जो कि थॉमस रॉ था, वो भी इसी समय आया था जहांगीर के कोर्ट में। जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी का नाम है तुजुकी जहांगीरी, जिसे कि पर्शियन में लिखा गया है। जहांगीर की पत्नी का नाम था नूर जहां। यह है एक जहांगीर की पिक्चर। जहांगीर का बेटा आया फिर शाहजहां 1627 एडी के अंदर। ओरिजिनल नाम इसका था खुर्रम। इसने बनाया आगरा के अंदर ताजमहल।
रेड फोर्ट, जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में है, और इसने दीवाने खास भी बनाया था। इसने अपनी जो कैपिटल थी उसे ओल्ड दिल्ली को कैपिटल अपनी बनाया था, जिसका नाम इसने शाहजहानाबाद रखा था, माफ कीजिएगा। और जो शाहजहां है उसी के समय पूरा शाही खजाना इसने अपनी पत्नी के मुमताज महल के पीछे लुटा दिया था, क्योंकि ताजमहल बनाने में इसको इतना खर्चा हुआ था कि इसका पूरा पूरा माना जाता है पूरा इसका ये जो शाही खजाना थे खत्म हो गया था। वैसे ये कोई मतलब कि कोई ऑफिशियल बात नहीं है, कोई बुक में नहीं लिखा गया है, लेकिन माना जाता है ऐसा। जो फ्रेंच ट्रैवलर थे बर्नियर, उन्होंने इसी के टाइम में विजिट किया था शाहजहां के अरीन के अंदर। यह एक शाहजहां की पिक्चर। फिर आए शाहजहां के बेटे औरंगजेब, सबसे क्रूअल रूलर। 1658 से 1707 तक रहे, जिसे लास्ट माफ कीजिएगा, जिसे कि लास्ट ग्रेट मुगल रूलर भी कहा जाता है, क्योंकि इसी के बाद में कोलैप्स करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इसने भी अपनी पूरी आर्मी की स्ट्रेंथ लुटा दी थी पूरी भारत के ऊपर कब्जा करने में। इसने अपने भाई को दारा शिकोह को मार दिया और अपने खुद के पिता को शाहजहां को जेल में डाल दिया। अपने भाई को इसने इतनी बुरी तरीके से मारा कि उसकी आंखें निकाल ली, उसको नंगा करके पूरे के पूरे सिटी यानी कि आगरा में घुमाया और उसके बाद में उसे मार दिया, उसका गला काट के खुद ने। इसी ने बीबी का मकबरा भी बनाया औरंगजेब ने औरंगाबाद के अंदर। इसे जिंदा पीर भी कहा जाता था और ये लास्ट ग्रेट मुगल रूलर था। इसने ही जजिया फिर से शुरू किया था पिलग्रिमेज के ऊपर, और इसने सिख गुरु तेज बहादुर को भी एग्जीक्यूट किया था, जो कि 9 सिख गुरु थे। औरंगजेब के बाद में कोई ऐसा इम्पोर्टेंट रूलर नहीं रहा जिसने ज्यादा दिनों तक लास्ट किया हो। यह है औरंगजेब की पिक्चर। औरंगजेब सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट बजाया करता था, जिसका नाम है वीणा। माना जाता है कि वीणा हिंदू धर्म की थी, लेकिन फिर भी वह औरंगजेब वीणा को बजाया करता था। इसके बाद में कुछ और फैक्ट्स ये इसी के बारे में। जो सलीम चिश्ती थे, उसकी टॉम बनाई थी फतेहपुर सिकरी के अंदर। पंचमहल, दीवानी खास, दीवानी आम जो है वो सब फतेहपुर सिकरी के अंदर है। अकबर की टॉम है वो सिकंदराबाद के अंदर है। शाहजहां का जो पिकॉक थ्रोन था वो नादिर शाह ने लूट लिया था 1739 के अंदर, क्योंकि बहुत ही नीची लेवल पे पहुंच गई थी मुगल एम्परर्स, क्योंकि उनके पास कोई पावरफुल आर्मी नहीं थी। और कोहिनूर डायमंड भी इसका एक पार्ट था, जो कि आज जो किंग चार्ल्स है इंग्लैंड का वो पहनता है, माफ कीजिएगा उसकी पत्नी पहनती है। उसी के बारे में मनसबदारी जागीरदारी भी मुगल पीरियड में शुरू हुआ था। मीर बख्शी जो था वो मिलिट्री इंचार्ज था मुगल्स का। मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत लिखी थी, जो कि एक पिक्चर जो कि एक बुक है जिसके अंदर की जौहर के बारे में बताया गया है चित्तौड़गढ़ के। यह पद्मावती बुक की एक पिक्चर। इसी के बाद में आए मराठा रूलर्स शिवाजी 1627 से 1680 तक। इनके जो रिलीजियस टीचर थे वो गुरु रामदास थे। सर देशमुखी और चौथ जो थे इनके मेन टेक्स्ट अप्लाई किए गए थे इनके द्वारा। इन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है, जैसा कि मैंने वो बताया भी था पहले। यह शिवाजी का एक पोर्ट्रेट। इसी के बाद में स्टैब्लिश हुआ विजयनगर अंपायर। विजयनगर अंपायर जो कि हरियर एंड बुक्का जो कि दो भाई थे जिन्होंने विजयनगर अंपायर को फाउंड किया। हम्पी जो थी वह विजयनगर अंपायर की कैपिटल थी। हम्पी के अंदर G20 की इस बार समिट भी हुई थी। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है MCQs का। हम्पी 50 रुपीज़ के नोट के पीछे भी आता है हम्पी का व्हील।
कृष्णदेवराय जो थे वह इम्पोर्टेंट एक फेमस रूलर थे, जिनके टाइम पे तेनाली रामा भी उन्हीं के कोर्ट के थे। विजयनगर अंपायर की ग्रेटेस्ट राइवलरी रही थी बहमनी किंगडम के साथ में, जिसे कि हसन गंगू ने फाउंड किया था, जिसके अंदर गोल गुंबज बना था, कर्नाटका वाला, बीजापुर। इसी के बाद में ये कृष्णदेवराय का एक पोर्ट्रेट। जो बहमनी अंपायर था उसे बहमन शाह और हसन गंगू ने फाउंड किया था, दोनों ये भी भाई थे। गुलबर्ग जो थी वह बहमनी अंपायर की कैपिटल रही थी। मोहम्मद आदिल शाह जो एक रूलर रहा था बहमनी अंपायर का, उसने गोल गुंबज बनाया था कर्नाटका बीजापुर में। चार मीनार कुतुब शाह के द्वारा बनाया गया था हैदराबाद में इसी टाइम में। यह चार मीनार की एक पिक्चर। इसी के बाद में शुरू हुआ था भक्ति मूवमेंट, जिसमें कि अलवर लोग थे वह विष्णु भगवान को पूजते थे, और जो नयानार लोग थे वह शिव भगवान को पूजते थे। जो ये लोग थे वह साउथ इंडियन रिलीजियस सेक्ट्स के अंदर आते थे। इसी के बाद में थे कबीर, जो कि डिसाइपल थे रामानंदा, जिन्होंने बहुत सारे दोहे लिखे थे बीजक के अंदर। कबीर एक मुस्लिम फैमिली में जन्म लिया था और एक हिंदू फैमिली में रहते थे। वह दोनों ही धर्मों को नहीं मानते थे, वह सिर्फ एक भगवान में आस्था रखते थे और वह कोई रिलीजन को नहीं मानते थे। गुरु नानक देव फर्स्ट सिख गुरु थे, जिन्हें फाउंडर भी कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु जो कि एक फेमस बंगाली कृष्ण डिवोटी भी रहे थे। मीराबाई और सूरदास जो वो भी कृष्ण डिवोटी थे। और जमाली, जिसका मैंने मेंशन नहीं किया है, वह भी महावीर जैन की एक बहुत ही फेमस डिवोटी थी। ये क्वेश्चन आ सकता है जमाली किसकी डिवोटी थी, तो आंसर होगा महावीर। तुकाराम, एकनाथ, नामदेवा, रेदास भक्ति पोएट्स थे जो कि महाराष्ट्र के रीजन से बिलोंग करते थे। यह है गुरु नानक साहिब का पोर्ट्रेट। तो इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन एंड होता है। तो जय हिंद आपको। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ना करना भूलें। और इसी के साथ में हम अगली क्लास में आपसे मिलते हैं, जिसमें कि हम आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देंगे, प्लस उसकी अगली क्लास में हम शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसके अंदर मॉडर्न हिस्ट्री हमारी ब्रिटिशर्स के टाइम से शुरू होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। सब्सक्राइब माय चैनल एंड मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद तब तक। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।